हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसे इंपॉर्टेंट डोमेन्स और टॉपिक्स जहां से यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस हम लोगों ने की, पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है और किसी टॉपिक में वो कम फोकस करता है। तो हमें भी अपनी प्रेपरेशन को उसके अकॉर्डिंग ही चैनलाइज करना चाहिए। हम ऐसे डोमेन्स पे, ऐसे एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफी कम तैयारी में भी एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा होता है, दिमाग तो हमारा जितना ही होता है। फर्क ये होता है कि अपनी प्रेपरेशन को चैनलाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं और उन एरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तब अपनी प्रेपरेशन करते हैं। तो आपके बिहाफ पे ये काम हमने किया है। तो आज इकोनॉमी वाले सेक्शंस की हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्रेंड यहां पे देख लेते हैं यूपीएससी का, कहां से वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप 2013 से 2020 तक की एनालिसिस करके देखो तो 2 साल ऐसे रहे हैं, 2013 एंड 2016, जहां पे अराउंड 20 क्वेश्चंस यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं। उसके अलावा 10, 14, 12, 13 यही नॉर्मल सा ट्रेंड रहा है। अगर हम नॉर्मल ट्रेंड से जाएं तो आप ये कह सकते हो कि इन द बेस्ट केस सिनेरियो यू विल गेट 16-17 क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमी। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आल्सो यू विल गेट अराउंड 11 और 12 क्वेश्चंस। तो इतने तो आपके एग्जाम में बनते ही हैं। और अगर इतने क्वेश्चंस में से अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू आर एबल टू हैंडल 9 क्वेश्चंस एटलीस्ट, तो समझ लो आपका कट ऑफ में नंबर आ जाता है। क्योंकि ये जो है आपका 20-22 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो बहुत बड़ा होता है। तो जिन बच्चों का इकोनॉमी वीक है कंपैरेटिवली, वो कम से कम उन एरियाज पे तो फोकस कर ही सकते हैं जहां से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। और अगर हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें जो यूपीएससी ने हमें दिया हुआ है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हमारे साथ मजाक किया गया है। प्रीलिम्स का चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यूपीएससी ने बहुत कम वर्ड्स में आपके सिलेबस को डिफाइन किया है, जिससे हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम इकोनॉमी सेक्शन की बात करें तो यहां से आपको इकोनॉमी के अंदर सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, बात खत्म कर दिया इतना बोल के। अब इतने में आपको क्या पता चलेगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया ना। इसमें अगर आप देखो तो एक्सक्लूसिवली बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की गई हैं। क्या यहाँ पे कहीं बैंकिंग मेंशन किया गया है? क्या यहाँ पे कहीं टैक्सेशन मेंशन किया गया है? क्या यहाँ पे कहीं एक्सटर्नल सेक्टर मेंशन किया गया है? नहीं किया गया ना। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या यहाँ पे नेशनल इनकम को डिस्कस किया है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी इकोनॉमी में मेजर टॉपिक हैं, लेकिन सिलेबस में वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। आपका सिलेबस का अगर आपने प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन कर दिया ना, यू विल कम टू नो कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। आपका सिलेबस आपको हमेशा गाइड करता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट नो योर सिलेबस, योर सिलेबस विल एक्ट लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर यू। हमेशा जब भी आप डाइवर्ट हो जाते हो, कुछ भी रैंडम टॉपिक पढ़ने लगते हो, अपने सिलेबस को एक बार देख लिया करो। आपका सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वर्ड बाय हार्ट। आपको हमेशा गाइड करता है, ये बात मैं हमेशा ही बोलता हूं। अगर इन टॉपिक्स को मैं ब्रेक डाउन करूं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, माइक्रो बैलेंस, इंडियाज रैंकिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे कोई पर्पस आपको सिलेबस करवाने का नहीं है, एंड अब वी अज्यूम कि आपको अपने से अच्छे से सिलेबस पता होगा। उसके बावजूद भी अगर आपके पास आपको नहीं पता है तो ये तो कॉपी आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे जाके आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। तो सिलेबस कराने का मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। पॉवर्टी वाले सेक्शन में आपको देख सकते हो आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना होता है। इंक्लूजन वाले सेक्टर में आप देख सकते हो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होता है। डेमोग्राफी वाले सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होता है। फिजिकल पॉलिसीज ऑल्सो देयर, सोशल इश्यूज आर ऑल्सो देयर, एंड कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक टॉपिक्स जहां से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपको पहले से पता है। लेकिन उसके अलावा कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो उसके ऊपर है। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोगों ने ये पता किया? ये हमने पता किया पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, आई होप कि आपने ये खुद काम ऑलरेडी कर लिया होगा, है ना।
पहले भी हम आपको ये बताते रहे हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज आप पाओगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करता है। इवन एक डोमेन ऐसी है जहां से 1/3 क्वेश्चंस, इसको मैं व्हाइट कलर का ले लेता हूं, 1/3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस किया है। तो डेफिनेटली हमारी जो प्रिपरेशन है उसका 1/3 पार्ट भी उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसकी हर चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको करने वाली पोजीशन में रहेंगे। चलिए देखते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स एंड द टॉपिक्स एंड द सब टॉपिक्स जहां से यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये है वो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, इट्स अ फैक्ट बेस्ड स्टडी। अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि अगर आपके एग्जाम में 10 या 12 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आउट ऑफ दैट 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर आस्क्ड फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। ये सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब सब कुछ, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बैंकिंग सेक्टर से। हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चर, अब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको करना पड़ेगा। आप सेपरेट स्टडी एज सच नहीं कर सकते हो, करनी भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले आप प्रीलिम्स मोड में आ जाते हो, लेकिन ओवरऑल जब आप प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप ही आपकी हो जाती है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, बैंकिंग की हमारे यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रक्चर और रोल कैसे चेंज हो गया बैंकिंग सेक्टर का, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के, कौन कौन सी सुविधाएं बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, आरबीआई का क्या रोल होता है, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई के अंदर फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें भी आपसे एग्जाम में वो पूछता है। सबसे बड़ी बात, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का जो एक बैकबोन होता है वो होता है वहां का बैंकिंग सेक्टर। अगर बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है मतलब वहां की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। और आपसे एग्जाम में वो उन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जहां पे प्रॉब्लम्स होती हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाओगे। ऐसा ही आपका पॉलिटी में भी है, ऐसा आपका ज्योग्राफी में भी, ऐसा आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, हर सेक्शन में होता है। तो बैंकिंग सेक्टर की जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी हेल्थ को इंडिकेट करता है। तो कौन कौन से इशू हैं बैंकिंग सेक्टर में, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, यहां से तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनपीए तो सदाबहार टॉपिक है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनपीए क्या होता है, इसके प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, कौन डिक्लेयर करता है, कितना एनपीए है अभी, आरबीआई ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं एनपीए को दूर करने के लिए, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं एनपीए की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इंटरनेशनली हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एनपीए के रिगार्डिंग कौन कौन से लेजिस्लेशन हमारे पास हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह, वो ट्रिब्यूनल तो आजकल वैसे भी न्यूज में है, तो वो आपको पता होने चाहिए। आप जब आपका बजट पढ़ते, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो वहां पे कुछ इनिशिएटिव के बारे में आपको बताया जाता है, वो चीज आपको वहां से करनी है। बैंक्स का कुछ मर्जर किया गया है अभी आरबीआई के द्वारा, कैसे मर्जर किया जाता है, क्यों मर्जर किया जाता है, कौन कौन से बैंक का मर्जर हुआ है, कौन कौन से बैंक को नया लाइसेंस दिया गया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। करेंसी और मनी से भी रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी का फ्लो क्या होता है, लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या होता है, मनी सप्लाई के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन है, वो चीजें पूछी जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कौन कौन से इसके अंदर मेंबर होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, इसका गोल क्या होता है, इसके जो है अलग अलग टूल्स कौन कौन से होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पब्लिक सेक्टर लैंड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ वगैरह सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इंटरनेशनली कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग पार्ट हैं, कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसके कैसा इंप्लीमेंट किया गया है, कब इंप्लीमेंट किया गया है, कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है,
वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैश रिजर्व रेशो है ना, आपका जो है जो रिस्क रेशो वाला क्वेश्चन है, कार वाला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है ना। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछे। एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, रिस्क अवेटेड रेशो क्या होता है ना, कितने टाइप के एसेट्स होते हैं बैंक के पास, कौन सा एसेट सेफ होता है, कौन सा अनसेफ होता है, कौन कौन सी तरह की कैपिटल्स होती हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार आगे भी पूछे जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया। और एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ एटीएम के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ एटीएम, वो आपको पता होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी के जो पर्सपेक्टिव में बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। डिजिटल बिटकॉइन वगैरह के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऑलरेडी पूछा जा चुका है बिटकॉइन के बारे में। तो डिजिटल जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसीलिए अगला जो मैंने चैप्टर लिया है वो आपका डिजिटल इकोनॉमी का ही लिया है। डिजिटल इकोनॉमी के रिगार्डिंग मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। हॉट टॉपिक है क्योंकि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी जानने की कोशिश करेगा कि जो बच्चे कल को एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री करना चाहते हैं, क्या उनको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, डिजिटल इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसका कौन कौन से पेमेंट मेथड होते हैं, आपसे पूछता है बार बार बार। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है, बिटकॉइन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, यहां के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है और कौन कौन से लेजिस्लेशन हम लोग प्रपोज करने वाले हैं। इंडिया जो है अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। इस तरह की चीजें, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, दे विल आस्क यू। कौन कौन सी कमेटी जो है इंडिया में एस्टेब्लिश की गई है, प्रीवियसली प्रेजेंट में जो चल रही हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी के लिए हम लोग को किसके साथ क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो रुपे और पेटीएम का कितना ज्यादा न्यूज में था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी की सारी चीजें। इन्फ्लेशन तो हमेशा सदाबहार टॉपिक रहता ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन और बैंकिंग हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, और दोनों में गवर्नमेंट का और आरबीआई का एक बहुत ज्यादा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है, कितने तरह की होती हैं, कैसे सॉल्यूशन लिए जाते हैं, आरबीआई के कौन कौन से टूल्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टूल होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन का मनी के साथ क्या रिलेशन होता है, इन्फ्लेशन का मनी वैल्यू के साथ क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और इंटरनेशनली भी पूछा जाता है। रिसेशन का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, कितने टाइप की इन्फ्लेशन, वो टर्म्स आपसे पूछ लेता है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आपसे यहाँ से पूछ लेता है। इन्फ्लेशन के कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कैलकुलेट करता है, उसका मेथडोलॉजी क्या होती है, उसके अंदर कितने कितने आइटम्स होते हैं, क्या क्या चेंज होता है। कोविड के रिगार्डिंग आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोविड में इन्फ्लेशन कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन से सेक्टर में हुआ, आपसे यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, डिजिटल इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और बैंकिंग। 50% क्वेश्चंस आपसे यहां से कवर हो जाएंगे। अगर आप एक्सटर्नल सेक्टर को भी कवर कर लो यहाँ पे, क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, इंडिया वर्ल्ड इंटीग्रेशन की बात करता है ना। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एफडीआई की हम लोग बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल सेक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वो आपसे जानने की कोशिश करेगा कि क्या स्टूडेंट को पता है कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। फॉरेक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉरेक्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कौन उसको देखता है, वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कौन कौन सी कंट्री के साथ हम लोग किया है, कौन सी के साथ हम लोग कर रहे हैं। एक्सचेंज रेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीपीपीपी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सचेंज रेट का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इन्फ्लेशन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्या डिपेंड करता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करते हैं, आप मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में, मिनिमम एक क्वेश्चन यू विल फाइंड अबाउट द रिपोर्ट्स। कुछ भी पूछ सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वो, वर्ल्ड आउटलुक, ये वो, कुछ भी आपसे एक रिपोर्ट पूछ लेता है। तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कम से कम 20-25 रिपोर्ट्स की, और उस पर रट्टा मार लो, एक आधा क्वेश्चन वहां से आपका फंस जाता है, ठीक है। एफडीआई को लेके हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, कहा जाता है कि इंडिया इज द मोस्ट बेस्ट मार्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट,
ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप होते हैं, है ना, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, वो सब आपको पता। QFI क्या होता है, पार्टिसिपेटरी क्या नोट्स क्या होता है, FIIs क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, FDI के में कौन कौन से सेक्टर में 100% है, कौन से में सेक्टर में 100% नहीं है, FDI के कौन कौन से रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में वो पूछता है। टैक्स रिजीम का जो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, फॉरेक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, है ना। तो ये सारी चीजें, फॉरेक्स रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट होते हैं, IMF के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो ये चीजें वो आपसे एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर में आपसे पूछ लेता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, विजिबल पार्ट, इनविजिबल पार्ट पूछ लेगा आपसे वो। इसका कैपिटल पार्ट कौन सा होता है, रेवेन्यू पार्ट कौन सा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो पूछ लेता है। ठीक है, अगला जो सेक्टर है इसमें मैंने कंप्लीटली जो दूसरी बची हुई चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हैं, क्योंकि देखिए एक एक दो दो तो क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से जाओ तो आपका बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है, ये 3-4 चीजें जो है, और डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करो। उसके अलावा रैंडमली वो बहुत सारे करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी एंड द सोशल डेवलपमेंट, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। HDI क्या होता है, ठीक है, आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है, इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, आपसे वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। कौन उनको इशू करता है, कब इशू करता है, इंडिया का उसमें रैंकिंग क्या है, अगर कोई लेटेस्ट अगर इशू हुआ है तो पूछ लेता है। एग्रीकल्चर तो हॉट टॉपिक है ही, चाहे आप ज्योग्राफी समझ लीजिए चाहे आप इकोनॉमी समझ लीजिए। तो एग्रीकल्चर का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। और आजकल तो क्योंकि न्यूज में है फार्म बिल वगैरह को लेके, है ना, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइसिंग क्या है, CAPC क्या है, कैसे हम MSP के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन इशू करता है, कैसे इशू करता है, कितनी क्रॉप्स का होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मंडी सिस्टम इंडिया में जो है मार्केटिंग को लेके, वो सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर से भी वो पूछ सकता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, वहां से क्वेश्चन आपसे वो पूछता है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है आपसे, कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं, कौन से IIP क्या होता है, कौन इशू करता है ना, इस तरह की चीजें आपसे वो एग्जाम में। K शेप रिकवरी क्या होती है, L शेप रिकवरी क्या होती है, बहुत सारा न्यूज में U शेप रिकवरी क्या होती है, भैया कई तरह की तो रिकवरी होती है हमारे यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक डेट का रोल क्या होता है, पब्लिक डेट का रिसेशन में क्या रोल है, पब्लिक डेट का इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी चीजें आपकी मेंशन होती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, तो आप उसके रिकॉर्डिंग अपने अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। कुछ नया चीज वहां पे मेंशन किया गया सर्वे में तो आप उसको वहां से इंक्लूड कर सकते हो। तो इकोनॉमी बजट के बारे में ना, बजट डेफिसिट, कितने तरह के डेफिसिट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिवेन्यू एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें आपको फिस्कल पॉलिसी में आप कवर कर सकते हो। ठीक है, टैक्सेशन वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्सेशन पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं जनरली। हार्डली एक आध क्वेश्चन आपको टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट से मिलेगा, और वो भी आपका जो GST कलेक्शन हो रहा है, GST काउंसिल, वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का टैक्सेशन के साथ रिलेशन क्या है, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग मनी सप्लाई का टैक्सेशन से रिलेशन क्या है, इस तरह की चीजें, सेविंग का टैक्सेशन से क्या रिलेशनशिप होता है, इस तरह की चीजें आपसे वो पूछ लेता है। और हार्डली एक आध क्वेश्चन अगर हुआ तो आपसे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग भी पूछ लेता है, GDP, GNP, NNP, वो सारी चीजें थोड़ा बहुत पूछ सकता है। बहुत स्टैटिक पोर्शन है ये ज्योग्राफी इसका, इकोनॉमी का, लेकिन अगर कुछ करंटली उसमें चेंज किया हम लोगों ने, जो GDP का कोई बेस ईयर चेंज किया है ना, या उसी कैलकुलेशन का मेथड हम लोगों ने चेंज किए थे रिसेंटली, अभी सरकार और चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो वो कुछ चेंजेस अगर वहां पे हुए हैं तो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज वो ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन से एज सच क्वेश्चन कम ही पूछता है। ठीक है, तो इस सेक्टर से आप कर सकते हो। उसके अलावा करंट इश्यूज जो हैं वो आप पूछ सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, पॉवर्टी, MSMEs, मेक इन इंडिया, है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नीति आयोग, ब्लैक मनी, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंडियाज पॉलिसी विद नेबर्स, सैनिटेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, SCs STs, हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह के क्वेश्चंस भी वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग। लेकिन अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी भी आपका वही रहना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर, इन्फ्लेशन सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी और एक्सटर्नल सेक्टर, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। उसके अलावा करंट अफेयर तो आप पढ़ोगे ही, जो स्कीम्स वगैरह आती हैं वो आप अपने
कोई भी जो आपके करंट अफेयर की मैगजीन रेफर करते हो वहां से आप कर सकते हो। और इन सारी चीजों को अपडेट आपने कहां से करना है, आपका इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। और बजट में अगर कोई नई टर्म या कोई नई स्कीम के बारे में बताया है, जैसे बैड बैंक, वो सब सारी चीजें हैं ना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कर ले हम लोग, यूनिवर्सल पेमेंट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करो तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 ही सेक्टर से मिलते हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो इस तरह से अगर अपनी तैयारी को करोगे ना, और इसके अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट सीरीज अगर लगाते हो, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो रैंडमली पढ़ने की बजाय इट्स बेटर टू चैनलाइज आवर प्रिपरेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग सब सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप अपने डाउट्स को जो है वो कर सकते हो। हम पर डाउट को भी हम लोग डेफिनेटली टाइम टू टाइम एड्रेस करते ही हैं। और जहां तक अगर ये स्लाइड चाहिए तो ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अपनी तैयारी रखो, मोटिवेशन को हाई रखो, घबराना नहीं है। तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, वी वेरी वेल नो। और अभी तो समय है थोड़ा आपके पास, तो ये हाई टाइम है। आपके जो डायरेक्शन, जो डाइवर्जन्स हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, अभी उसको दूर करो, मन लगा के पढ़ाई करो अच्छे से। थोड़ा समय बचा है एग्जाम में, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अच्छी सी टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ, प्लानिंग के साथ तैयारी करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद।